आपको खबरदार करने के लिए हाजिर हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक अब देश के कई राज्यों में सुनाई देने लगी है। राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ शहर, गुजरात और राजस्थान में सरकार पूरी तरह से एक्शन में वापस लौट आई है। मुख्यमंत्री हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात के बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उधर पूरे राजस्थान में रात के समय कर्फ्यू रहेगा। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डराने की हद तक तेज हो गई है। दिल्ली में सबसे ज्यादा फिक्र मौतों की ताबड़तोड़ तादाद को लेकर है। देश की 20% मौतें अकेले राजधानी दिल्ली में हो रही हैं। लापरवाही चरम पर है। ऐसे में दिल्ली में लोगों को तुरंत संभलने की जरूरत है। हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप दिल्ली की पूरी हालत को समझ पाएंगे। देखिए। जो समझते थे कि कोरोना हार रहा है वो गलत थे। फाइन अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2000 रुपए फाइन दिया जा रहा है। जो समझते थे कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उनका भ्रम टूट रहा है। जो समझते थे कोरोना हथियार डाल रहा है, वो समझ लें कि वायरस नई ताकत के साथ जिंदगी पर भारी है। दिल वालों की दिल्ली एक बार फिर बुरी तरह सहम गई। कोरोना की तीसरी लहर से रिकॉर्ड नए केस सामने आ रहे हैं। कोरोना मीटर पूरी रफ्तार से भाग रहा है, डराने लगा है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। शनिवार 21 नवंबर को दिल्ली में 111 मरीजों की मौत दर्ज हुई। शुक्रवार 20 नवंबर को 118 लोगों की मौत हुई। 19 नवंबर को दिल्ली में 98 लोग कोरोना से जंग हार गए। 18 नवंबर को 131 लोगों की जिंदगी पर कोरोना भारी पड़ा। 17 नवंबर को 99 मौतें दर्ज हुई। दिल्ली में अब तक 8270 लोग कोरोना से हार चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5879 नए केस की पहचान हुई है। एक्टिव केस की बात करें तो दिल्ली में 39,741 कोरोना के मरीज हैं। इन आंकड़ों से धुंधली तस्वीर साफ हो गई होगी। कोरोना का ताजा हमला नजर आने लगा होगा। सोच रहे होंगे कि इस बार भी निपट लेंगे, पर सवाल उठता है कि लापरवाही से कब तक कोरोना से जंग करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग मास्क पहनने की जगह उसे खोलने का मौका तलाशते रहते हैं। मास्क पहन भी लिया तो नाक के नीचे से। पूरा भरोसा है कि वायरस तो मुंह से अंदर जाएगा। 2 गज की दूरी रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। सच पूछिए तो हाल ये है कि लोगों ने कोरोना की गाइडलाइन को लाल बत्ती तोड़ने के मौके की तरह लेना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि मजबूरन दिल्ली में 2000 रुपए का चालान लागू करना पड़ा। कैसे भी बताइए, अभी जब से चालान बढ़ा है कुछ फर्क दिखा पड़ा है बाजारों में? हाँ सर, कुछ तो फर्क है वैसे। लोग पहन के आ रहे हैं मास्क? हाँ, कुछ पहन के आए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई वो ही नहीं है कि लगाना नहीं लगाना, बस हमें देखते हैं तो एकदम ऊपर कर लेंगे। हम जब दिख जाएंगे ना, डांटेंगे, बोलेंगे ऊपर कर लेंगे, ऐसा का इनको कोई वो ही नहीं है। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं लोग बाजार में? सदर देख रहा, दुकानें बंद है फिर भी भीड़ है पीछे। डिस्टेंसिंग है, हम जहाँ खड़े जाते हैं वहाँ तो जाते हैं सर, बाकी लोग अब तो नहीं मानते। किसी भी खतरे से निपटने की सबसे पहली जिम्मेदारी खुद की होती है। सरकार और प्रशासन का नंबर उसके बाद आता है। अस्पताल का हाल सुनेंगे तो अपनी जिम्मेदारी के प्रति और गंभीर होंगे। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल LNJP की ग्राउंड रिपोर्ट आंखें खोल देगी। बताया जा रहा है कि यहाँ ICU बेड फुल हो गए हैं, यानी इलाज कराने पहुंचेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि डॉक्टर साहब का आला आप तक पहुंच पाएगा। दिल्ली में कोरोना किस तरह उफान पर है, इसको अगर ऐसे समझना हो तो ये समझिए कि दिल्ली का सबसे बड़ा कोरोना से जूझने वाला अस्पताल, जहां सिर्फ और सिर्फ कोरोना का इलाज होता है, LNJP अस्पताल में 2010 बेड वाले इस अस्पताल में 430 ICU बेड हैं, लेकिन सभी के सभी ऑक्यूपाइड हैं। यानी अगर इस अस्पताल में आपको ICU बेड चाहिए तो मुहैया नहीं होंगे। हालांकि सामान्य वार्ड, जो आइसोलेशन वार्ड हैं, उसमें कमरे और वार्ड अभी इस समय मौजूद हैं, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तीसरी वेव कोरोना की राजधानी में कितनी भीषण है। कोरोना से लड़ना ही नहीं है, उससे जीतना है और जीना है, और इसके लिए तय नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। लेकिन राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में से एक सदर बाजार का हाल सब बयां कर रहा है। अब ऐसी हालत रहेगी तो कोरोना से कैसे जीतेंगे? दिल्ली के सबसे पुराने जो बाजार हैं, वहां की तस्वीर ठीक मेरे पीछे देख लीजिए। भीड़ मानने का नाम नहीं ले रही है।
इतवार का दिन है, पुराने कई सारे पारंपरिक बाजार बंद होते हैं, लेकिन जब दुकानें बंद होती हैं तो दुकानों के बाहर जो साप्ताहिक बाजार हैं वो लगते हैं और उसकी बहानगी पता चलती है कि कैसे हजारों के हजारों, सैकड़ों के सैकड़ों लोग एक साथ एकजुट में खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग होगी नहीं तो बीमारी से बचेंगे कैसे? जब से 2000 रुपए का चालान नियम में आया है तब से मास्क पहनने वालों की संख्या में इजाफा तो हुआ है, लेकिन नियम तोड़ने वालों की कमी भी नहीं है। आईसीयू बेड की कमी है, अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आई हुई है। ऐसे में लापरवाही की कोई जगह नहीं। डॉक्टर नियम कायदों को फिर से याद दिला रहे हैं। अब तक आप सबको पता है कि जो इसकी ट्रांसमिशन है कोविड की वो ह्यूमन टू ह्यूमन है और ये भी पता है कि 2-2.5 मीटर से तकरीबन ड्रॉपलेट्स जाते हैं और हमें ये भी पता है कि हाथ धोएं, मास्क पहनें और दूरी बनाए रखें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो मेरे ख्याल में पिछले कुछ महीनों में इस पर काफ़ी ढील हो गई और कुछ फेस्टिवल भी थे, कुछ वेदर खराब हो गया। दिल्ली में मरीज बढ़ रहे हैं और पड़ोसी शहर नोएडा और गाजियाबाद में चौकसी बढ़ गई है। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की रैंडम चेकिंग हो रही है। 178 लोगों की जांच की गई, जिसमें 9 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। नोएडा के जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह का दावा है कि दिल्ली से करीब 70 मरीज नोएडा के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर कोरोना काल में भी सियासत करने का आरोप लगा रही है। कहा गया कि डॉक्टर्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एयरलिफ्ट का मतलब तो इमरजेंसी होती है ना, कि आपने एक जगह से उठा के तुरंत दूसरी जगह पहुंचाया। 5 दिन हो गए हैं। हम जानना चाहते हैं वो जो डॉक्टर्स एयरलिफ्ट किए गए थे वो कहां पहुंचे हैं, किस अस्पताल के अंदर वो किन मरीजों का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल के अंदर इस तरह से वो डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। हमारे गौतम बुद्ध नगर में तकरीबन 70 मरीज जिन्हें वहां सुविधाएं नहीं मिल पाई और यहाँ सुविधाएं बेहतर हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और नोएडा में, तो वो लोग यहाँ अपना इलाज करा रहे हैं। कोरोना से बचना है तो लापरवाही छोड़नी होगी। कोरोना की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। ये आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए भी जरूरी है। सुरक्षित रहेंगे तभी तो सुरक्षित रख पाएंगे। पूनम शर्मा और अभिषेक आनंद के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। इस पर सियासत भी हुई, लेकिन ये साफ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मोदी सरकार मिलकर एक बार फिर कोरोना को हराने की कोशिश कर रहे हैं। महामारी के खिलाफ इस ग्लोबल युद्ध में केंद्र और दिल्ली सरकार एक साथ है। सरकार क्या कदम उठा रही है, इसको समझना भी जरूरी है। सबसे पहले लापरवाही करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ा गया है। मास्क न पहनने पर 2000 रुपए का चालान एक बड़ा कदम है। इससे असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरा बड़ा कदम लोगों को समझाने और कोरोना से लड़ने के तरीके बताने का है। राजधानी में बड़े पैमाने पर डोर टू डोर सर्वे शुरू हो चुका है। वहीं तीसरा कदम टेस्टिंग बढ़ाने की है। पहली बार दिल्ली में आरटी-पीसीआर टेस्टिंग रैपिड एंटीजन टेस्टिंग को पार कर चुकी है। दिल्ली कोरोना टेस्टिंग वैन की संख्या भी दिल्ली में बढ़ा दी गई है। जबकि चौथा बड़ा कदम अस्पतालों में आईसीयू बेड को बढ़ाने का है। इमरजेंसी को देखते हुए 400 आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी 730 आईसीयू बेड बढ़ाने का वादा किया है। निजी अस्पतालों के बेड भी रिजर्व कराए गए हैं। लेकिन ये तैयारी दिल्ली की आबादी के सामने बहुत छोटी है। यही वजह है कि कोरोना से बचने के लिए लापरवाही को त्यागना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अस्पताल के चक्कर लगाने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि बीमार होने से बचें और इसके लिए जो भी हिदायत है उसका पालन जरूर करें। वैसे सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कोरोना की रफ्तार कई और शहरों में भी तेज हो रही है। वायरस ताकतवर होकर लौट रहा है, लिहाजा राज्य सरकारें अब एक्शन में दोबारा आ गई हैं। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रतलाम, विदिशा में रात के समय कर्फ्यू का आदेश मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये पाबंदी लागू रहेगी। पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। हर जिले के डीएम को हालात देखकर फैसला लेने की छूट दी गई है। मध्य प्रदेश के लेकर चलें गुजरात, तो गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत में रात के समय कर्फ्यू का आदेश दिया गया है। ये कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। राजस्थान में भी कोरोना के स्थिति लौट रही है। 3260 पॉजिटिव केस यहां पर मिले हैं।
अकेले जयपुर में 603 केस, सबसे ज्यादा 17 लोगों की यहां पर मौत हुई है। सरकार एक्शन में लौट आई है। राजस्थान के सभी शहरों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। शाम 7 बजे से सभी दुकान और मॉल बंद हो जाएंगे और मास्क नहीं पहनने पर 500 जुर्माना और शादियों में 100 से ज्यादा लोग होंगे अगर तो 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। निगरानी के लिए शादियों की बकायदा वीडियोग्राफी कराएगी सरकार। जबकि महाराष्ट्र में 31 दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे। हरियाणा में नवंबर तक सारे स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं। वहीं पूरी दुनिया की नजर कोरोना को मौत देने वाली वैक्सीन पर जाकर टिकी हुई है। हिंदुस्तान की भी निगाहें इसी पर हैं। सही मायनों में यह किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। न सिर्फ वैक्सीन लोगों की जान बचाएगी, बल्कि इससे पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था भी वापस अपनी रफ्तार में लौटेगी। पूरी दुनिया में 150 से ज्यादा वैक्सीन पर अभी काम चल रहा है, लेकिन हम यहां 11 ऐसे वैक्सीन की बात करेंगे जिससे दुनिया सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए हुए है। इसमें से कई बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं। देखिए, साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। अगर नहीं समझे हैं तो ठीक से बात समझ लीजिए कि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय संयम। 2 गज की दूरी भी बेहद जरूरी है। मास्क तो किसी कवच से कम नहीं, क्योंकि अभी वैक्सीन तैयार नहीं है। वैज्ञानिक दिन रात वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। दवा और वैक्सीन आने तक खुद को बचा कर रखना ही एकमात्र उपाय है। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के रिसर्चर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दुनिया में कम से कम 137 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहे हैं, जिनमें से 48 वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर चल रहा है और कम से कम 89 वैक्सीन का ट्रायल जानवरों पर। कुछ प्रमुख वैक्सीन की बात करें तो अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में है और कहा जा रहा है कि ये 2021 की शुरुआत में आ सकती है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती नतीजों के बाद दावा किया था कि वैक्सीन 95% तक कामयाब है। जर्मनी की बायोएनटेक, फोसन फार्मा और फाइजर की वैक्सीन का ट्रायल एक साथ दूसरे और तीसरे चरण में है। दवा कंपनी फाइजर ने अपनी वैक्सीन के 90% लोगों पर कामयाब होने की जानकारी दी है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने करीब 30,000 लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया है। वहीं फाइजर ने करीब 43,000 लोगों पर इस वैक्सीन को टेस्ट किया है। ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मिलकर एक वैक्सीन को विकसित कर रहे हैं। भारत में इस वक्त 5 अलग अलग जगहों पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, जिनमें से 2 तीसरे और एडवांस स्टेज में है। भारत की जाइडस कैडिला की वैक्सीन फेज 2 में है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल फेज 3 में है। If you see, close to about 5 vaccines are being tested in the Indian soil, and very soon we'll be finished with the 3rd phase of the vaccine, and the results will be out. The phase 3 of the trial is basically on safety and efficacy. Once that has been done, then the manufacturing starts with this. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बायोटेक के कोवैक्सीन का टीका भी लगवाया। पीजीआई रोहतक और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम की देखरेख में सिविल अस्पताल अंबाला में वैक्सीन लगाई गई। ये वैक्सीन भारत बायोटेक का प्रोडक्ट है। देखिए, हिंदुस्तान के लिए ये बहुत गर्व का मोमेंट है कि हिंदुस्तान की कंपनी भारत बायोटेक ने आज सारा विश्व जिस कोरोना बीमारी से ग्रसित है उसके लिए वैक्सीन का निर्माण किया।
इसके 2 पहले सफल जो परीक्षण है वो हो चुके हैं और तीसरा और अंतिम परीक्षण आज शुरू होने जा रहा है। लगभग 25,800 लोगों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। तो लोग हिचकिचाएं ना, लोग खुलकर आगे आएं। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने आप को ऑफर किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि 2021 के शुरुआती 2-3 महीनों में वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, ये डेट देना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैक्सीन के रिसर्च के मामले में भारत के वैज्ञानिक जो है दुनिया के वैज्ञानिकों की तरह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जैसे उसके जो कामयाबी के रिजल्ट्स आएंगे तो देश के सामने उनको प्रस्तुत किया जाएगा। निश्चित रूप से अगले साल के अंदर वैक्सीन आएगा और अगले साल के शुरुआती महीनों में ही आएगा। चीन के कैंसिनो बायो की वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में है। इसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह रूस के स्पुतनिक वी का ट्रायल फेज 3 में है और इसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड के फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल एक साथ चल रहे हैं। इस वैक्सीन से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि ये समझना और कहना अभी बेहद मुश्किल है कि कौन सी वैक्सीन सबसे बेहतरीन नतीजा देगी। एक तो वैक्सीन का आना ही सबसे बड़ी चुनौती है और अगर आ भी गई तो पूरी आबादी के लिए एक साथ इसे मुहैया करवाना लगभग असंभव है। ऐसे में माना जा रहा है कि बुजुर्ग और स्वास्थ्य कर्मी सरकार की पहली प्राथमिकता होंगे। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम कश्मीर में तैनात हमारे जाबाजों की लाइव ट्रेनिंग आपको दिखाएंगे। कश्मीर में हमारे जवानों के सामने कई चुनौतियां होती हैं, खासतौर पर काउंटर टेरर ऑपरेशंस में, क्योंकि आतंकवादी कहां छिपे हुए हैं, कहां से गोली चलने लगे, कहां से आतंकवादी भाग जाएं, ये पता नहीं होता। और इन्हीं खतरों के बीच हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं। कश्मीर के पुलवामा में सेना के कोर बैटल स्कूल से देखिए हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कश्मीर का कोर बैटल स्कूल, जहां हर जवान का एक ही लक्ष्य है, यहां हर ट्रेनिंग का एक ही मकसद है। कश्मीर में खतरों के बीच कैसे दुश्मन का खात्मा करना है। ये सीमा पर दुश्मन और कश्मीर के अंदर आतंक से लड़ाई की वो तैयारी है जो तैयारी कश्मीर में तैनात एक एक जवान करता है। इस क्षेत्र में जो भी सैनिक जो है वो डिप्लॉयमेंट के लिए आते हैं, उन सबको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आना होता है, चाहे आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपकी तैनाती हो या फिर मुख्य इलाकों में जहां पर आप आतंक के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑब्स्टिकल कोर्स को ही देख लें तो यहाँ पर जिस तरह के 17 अवरोध लगाए गए हैं वो दरअसल प्राकृतिक तौर पर जो जमीन पर मिलते हैं इन इलाकों में, चाहे एक पहाड़ी चढ़ाई हो या फिर पेड़ के तने हो या फिर कांटेदार तारे हो, जो कि हर इलाके में लगाई रहती है यहाँ पर, तो वो सारी चीजों का परिचय और उनकी ट्रेनिंग यहीं पर हो जाती है। यहाँ पर हम 2 तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। एक तो कन्वेंशनल वॉरफेयर, जो कि पीस टाइम में हमारे जवान सभी करते ही हैं, लेकिन यहाँ जो आते हैं, यहाँ आने के बाद एलसी पे तो जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो तो हम करते ही, उसके लिए ट्रेनिंग करते ही करते हैं, लेकिन हिंटरलैंड में CICT के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के लिए हम बंदों को पहले यहाँ ट्रेन करते हैं, अपने ट्रूप्स को, उसके बाद ही वो ऑपरेट करते हैं। और उसमें भी आप चेंजेस करते रहते हैं अपनी स्टाइल में? उसमें जितना भी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में हर बार जो डायमेंशन है वो चेंज होते रहते हैं, तो हम अपने ट्रेनिंग करिकुलम में भी उन सब चीजों को चेंज कर ऐड करते हैं और अपने जवानों को सभी को उसके बारे में बताते हैं। चुनौती चाहे बॉर्डर की हो या फिर कश्मीर के अंदर आतंकवाद की, कोर बैटल स्कूल में जवानों के लिए कश्मीर में हर चुनौती से सामना करने की तैयारी होती है। जो भी जवान कश्मीर में तैनाती के लिए आता है उसे कोर बैटल स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है।
भारतीय सेना में आने के साथ ही एक रिक्रूट के स्तर से ही फायरिंग की ट्रेनिंग तो दी जाती है। आपके मन में यह सवाल भी उठ सकता है, फिर सीबीएस में अलग क्या होता है? सीबीएस में बहुत कुछ अलग होता है। फायरिंग का हर वो तरीका जो आपको जंगे मैदान में या फिर अपने दुश्मन के सामने किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल करना हो, उसे यहाँ पर सिखाया जाता है। अमूमन जब सिक्योरिटी फोर्सेस भीड़ भड़के वाले इलाके या आबादी वाले इलाके से गुजरते हैं तो ये देखा गया है कि टेररिस्ट भीड़ का फायदा उठा के उनके ऊपर ग्रेनेड लॉबिंग या फायरिंग करते हैं। ऐसे समय में एक सिक्योरिटी फोर्सेस किस प्रकार से गाड़ी में से टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं और आबादी वाले इलाके में किस प्रकार से एक्शन करते हैं, उसी का इस रेंज के ऊपर प्रैक्टिस दिया जाता है। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये अगर हम पीछे के टारगेट्स को देखें, इसमें जो आप नीचे कम्बैट जो टारगेट देख रहे हैं ये एक टेररिस्ट को दर्शाते हैं और ऊपर वाले टारगेट जो ब्लू टारगेट्स हैं ये एक सिविलियन को दर्शाते हैं और उसके साथ जो आपको ब्लैक और रूबी कलर टारगेट दिख रहा है ये आपको एक सिविलियन दर्शाता है। अगर भीड़ के अंदर अगर आपको क्लियर शॉट नहीं मिलता है, टेररिस्ट आपको क्लियरली हथियार के साथ नहीं दिखता है, तो आप उसके ऊपर फायर नहीं खोलते हैं क्योंकि कोलैटरल डैमेज मंजूर नहीं है ऐसी जगह। इसीलिए ये मूविंग टारगेट्स रखे हैं यहाँ पर। फ्लीटिंग टारगेट्स जैसे अगर आपको भीड़ में मिलते हुए नजर आएंगे, जब टारगेट एक्सपोज होता है उसी टाइम पे फायर करना है। ऐसे नहीं है कि आप भीड़ के अंदर फायर करेंगे या जब टारगेट आपको नहीं दिख रहा है आप फायर नहीं करेंगे। बशीर अहमद भट्ट के घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं कृपया करके अपने मकान की खिड़कियां दरवाजे खोल के बाहर आ लें। आपको सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया है। कश्मीर में सेना के सामने चुनौतियां बहुत हैं। आतंकवादियों का पता लगाने से लेकर सरेंडर या फिर एनकाउंटर तक जगह जगह खतरे हैं। आतंकवादियों ने भी तरीके बदले हैं। जरूरी ये है कि आम लोगों का कम से कम नुकसान हो, खुद का बचाव भी हो और आतंक का खात्मा भी। ज्यादातर ड्रिल्स हम सर देखते हैं कि बाकी जो सैनिक हैं वो अपने अपने रेजिमेंट्स में भी जब रहते हैं, अपने बटालियंस में रहते हैं तो वो चीजें सीखते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा क्या, जब एक टेररिस्ट को मारने के लिए जा रहे हैं, क्या यहाँ पर ट्रेनिंग का हिस्सा है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो टेररिस्ट है मोस्ट ऑफ देम आर लोकल। तो हमें इंश्योर करना है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम मौका दिया जाए, वो सरेंडर करे, हमको फोर्स इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए हम कभी रिलीजियस टीचर का मदद लेते हैं, विलेज के सरपंच, विलेज के मुकदम, और अगर हो सके तो इवन टेररिस्ट के रिलेटिव को भी हम बुलाते हैं, विनती करते हैं कि भाई आप आ जाओ, सरेंडर करो, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इसमें नाकामयाब होते उसको सरेंडर करने में, केवल तभी हम मिनिमम कोलैटरल डैमेज को मद्देनजर रखते हुए तब हम बल का प्रयोग करते हैं। इसी ट्रेनिंग के लिए बैटल स्कूल में ऐसे कश्मीरी गांव और घर बनाए गए हैं, जिसमें ट्रेनिंग के जरिए ये सिखाया जाता है कि ऐसे गांव और घर में छिपे आतंकवादियों का सामना कैसे किया जाए। जितने भी टेररिस्ट छुपे हुए हैं आपको सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा सरेंडर करने का मौका दिया जा रहा है। आतंकियों के हाइड आउट कैसे पहचाने जाएं, आतंकवादियों का खात्मा कैसे किया जाए और खुद को कैसे सेफ रखा जाए। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर होता है कि सबसे पहले आतंकवादियों को सरेंडर का मौका दिया जाए। बेटा आपसे विनती की जाती है कि आप ये हथियार वाला रास्ता छोड़ दो। सिक्योरिटी फोर्स आपको सरेंडर करने का एक मौका दे रही है और आपके खिलाफ कोई ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप कृपया करके अपना हथियार निशान छोड़ के फैरन ऊपर करके बाहर आए। बैटल स्कूल में इसी तरह की सरेंडर ड्रिल भी होती है। पूरा माहौल वैसा ही बनाया जाता है जैसे किसी आतंकी को घेरने के वक्त होता है, जैसे किसी एनकाउंटर के वक्त होता है। आतंकवादी अगर सरेंडर नहीं करता तो अंदर कैसे जाया जाए, एनकाउंटर के वक्त खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब कोर बैटल स्कूल में ट्रेनिंग का हिस्सा है। कश्मीर में 90 के दशक के बाद कोर बैटल स्कूल में काउंटर टेररिज्म की ऐसी ट्रेनिंग शुरू हुई। इससे पहले चुनौतियों के बारे में किसी ऑपरेशन के बाद ही पता चलता था। फिर ये तय हुआ कि तैनाती से पहले इस तरह की ट्रेनिंग जरूरी है। हमारे सैनिकों को जिन चीजों का सामना करना पड़ता है वो किसी किताब में नहीं लिखी हुई है। रोज आपके सामने कोई नई चुनौती होती है, किसी नई शक्ल में होती है, आपको उसका सामना अपनी सूझबूझ से तो वहां करना है। लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग क्या है, उसके लिए प्रशिक्षण क्या है, वो ये जगह यानी कोर बैटल स्कूल में ये हमारे सैनिक पूरे प्रशिक्षण के साथ जाते हैं
अपनी तैनाती के लिए, चाहे फिर वो सरहदों की रक्षा हो या फिर किसी गांव में, किसी कस्बे में किसी आतंकवादी की मौजूदगी। कैमरा पर्सन सत्या और हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, क्रू आज तक। कश्मीर में हमारे जवानों की जाबाजी, बहादुरी और बलिदान, इसकी कहानियां तो हम सुनते आए हैं, लेकिन वो तपस्या नहीं देख पाते जिसमें तप कर हमारे जवान दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। उधर कश्मीर में आतंक की सप्लाई पर पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा सबूत मिला है। बीएसएफ को सांबा सेक्टर में जमीन से 20 फीट नीचे एक सुरंग मिली है, जिसके सामने ही पाकिस्तानी सेना की पोस्ट है। इसी सुरंग से जैश ए मोहम्मद के वो 4 आतंकवादी घुसपैठ करके आए थे, जिन्हें नगरोटा में भारत के जवानों ने ढेर कर दिया था। नगरोटा एनकाउंटर में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े सबूत मिले और अब सांबा में मिली सुरंग में पाकिस्तान के खिलाफ ये सुरंग गवाही दे रही है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां के आर्मी चीफ जनरल बाजवा कितनी और साजिश करेंगे, और क्यों होता है ऐसा कि पाकिस्तान में जब जब इमरान खान की गद्दी हिलती है तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की साजिशें बढ़ने लगती हैं। बॉर्डर पर बार बार पाकिस्तान पिट रहा है, उसकी सेना को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, बार बार उसके आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उसकी एक एक साजिश ध्वस्त हो रही है। पाकिस्तान की 2 नई साजिशें पकड़ी गई। जम्मू कश्मीर के सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर रेगल गांव के पास बीएसएफ को सुरंग का पता चला है। संदेह है कि इसी सुरंग का इस्तेमाल जैश के उन 4 आतंकवादियों ने किया था जो कश्मीर में बड़े हमले की साजिश के लिए पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए थे और जिन्हें जम्मू से कुछ दूरी पर नगरोटा में हमारे जवानों ने मार गिराया था। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरंग मिली है, एलओसी पर ड्रोन दिखा है। पुंछ के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। ऐसे ड्रोन से पाकिस्तानी जासूसी करता है, आतंकवादियों के लिए हथियार और ड्रग्स भेजता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान का दुस्साहस लगातार जारी है। एक नई घटना में नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में एक उड़ती हुई चीज को देखा गया और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है वो पाकिस्तानी ड्रोन हो। फिलहाल उस चीज की पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन पूरे इलाके में जो है इस समय तलाशी अभियान चल रहा है। वहीं दूसरी ओर राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। यानी सीमा पर पाकिस्तान की साजिशों का कोई अंत नहीं है। इमरान खान और बाजवा की आतंकी सेना ने पूरी ताकत लगा दी, फिर चाहे कश्मीर में आतंकवादियों की सप्लाई हो या बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी या फिर एलओसी पर ड्रोन वाली साजिश। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक साजिशें साफ साफ दिखाई दे रही हैं और इस तरह की साजिश तब बढ़ती है जब जब पाकिस्तान में इमरान की कुर्सी हिलती है। इस वक्त भी पाकिस्तान में इमरान खान चौतरफा घिरे हैं। इमरान खान को हटाने के लिए वहां के विपक्ष ने कसम खाई है। पूरा विपक्ष एकजुट है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। अभी तो एक ही जलसा हुआ है, लोगों को कहते हो घबराना नहीं है, और अभी एक गुजरांवाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए हो। जरा आओ और बताओ आवाम को कि गरीब आवाम से तुमने रोजगार क्यों छीना। आओ बताओ आवाम को कि बीमारों से तुमने दवाएं क्यों छीनी। कश्मीरियों और कश्मीरियों का लाखों शुहदा का मुकदमा हार जाना है तुम्हारा कारनामा। कोरोना के नाम पर विपक्ष की ऐसी रैलियों को रोका जा रहा है क्योंकि इन रैलियों से इमरान खान की बेचैनी बढ़ गई है। इसी से ध्यान हटाने और खुद पर से दबाव हटाने के लिए इमरान बाजवा की आतंकी सेना एलओसी पर एक्टिव हो गई। आतंकवादियों को कश्मीर में भेजने लगी और कश्मीर में बड़े हमले की प्लानिंग करने लगी। लेकिन पाकिस्तान कुछ भी कर ले, उसके सामने भारत के जवानों की दीवार है। नगरोटा के एनकाउंटर ने ये पूरी दुनिया को बता दिया। सारी दुनिया की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर आए थे और भारत ने इस बात को जो फोरम ने उठाया और दुनिया ने पाकिस्तान का जिस तरीके से इसके ऊपर पाकिस्तान की कार्रवाई का हनन किया,
पाकिस्तान को पता चल गया है और पाकिस्तान के ऊपर जैसे कि FATF का प्रेशर आ रहा है क्योंकि वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। इससे पाकिस्तान को तो मैसेज तो मिल गया है। अब ये देखना होगा कि ये जो उसको ये संदेश कहां तक जाता है। नगरोटा के एनकाउंटर ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। जैश के आतंकवादियों के पास पाकिस्तान में बने मोबाइल सेट, लोकल GPS, पाकिस्तानी दवाइयां मिली। ये पाकिस्तान के खिलाफ सीधे सबूत हैं। ये सब पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर गवाही दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी ये है कि इस्लामाबाद में भारत के डिप्लोमेट को तलब कर लिया और सीधे सबूतों से नकार दिया। जब तक हम एग्रेसिव मोड में नहीं आएंगे तब तक पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और एग्रेसिव मोड में आने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया जाए, आतंकवाद के जो सेंटर्स हैं उनको बर्बाद किया जाए, LOC के जो 76 लॉन्च पैड्स हैं उनको बर्बाद किया जाए। और हमको स्टैंड ऑफ मोड में, स्टैंड ऑफ का मतलब कि इंटरनेशनल बॉडी के अपने तरफ से, अपने ही भौगोलिक क्षेत्र में से हम अपना मिसाइल सिस्टम, ड्रोन्स ऐसा इस्तेमाल करके इन लोगों को ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पहले आतंकी भेजकर हमले कराने का प्लान बनाना, फिर उसके कनेक्शन होने से इनकार करना। यही तो पाकिस्तान हमेशा करता है। आज तक ब्यूरो। देश भर में कोरोना से जंग ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर नई पाबंदियां लाकर बढ़ते संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रही हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की रणनीति अपनाई जा रही है। अहमदाबाद की सड़कों पर वही मंजर है जो अब से करीब 5 महीने पहले तक पूरे देश में था। हर तरफ सन्नाटा, सूनी सड़कें और जगह जगह पुलिस का पहरा। कभी कभार एम्बुलेंस के सायरन से टूटता यह सन्नाटा और भी सेहरा देता है। लॉकडाउन के बाद अहमदाबाद में ये हालात दोबारा इसलिए बने क्योंकि दिवाली दशहरा के वक्त लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल को हल्के में लिया। नतीजतन वायरस ने एक बार फिर सिर उठा लिया है। आज चुपचाप है लोग अपने घरों में क्योंकि हकीकत ने सबक सिखा दिया है। लगातार कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है जिसके चलते कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कर्फ्यू का आज अहमदाबाद में दूसरा दिन है। वहीं तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी हम मौजूद हैं अहमदाबाद के हाट कहे जाने वाले 3 दरवाजा इलाके में, जहां पर आपको रोजमर्रा के सारे सामान यहां पर उपलब्ध हो सकते हैं एक ही बाजार में। लेकिन आप देख सकते हैं इतनी सारी दुकानों के शटर आज बंद हैं। कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने के चलते गुजरात के 4 बड़े शहरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में कर्फ्यू लगाया गया था। सोमवार सुबह 6 बजे कर्फ्यू की मियाद पूरी हो रही है। सोमवार के बाद चारों शहरों में दिन का कर्फ्यू तो हटा लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और राजकोट जो 4 बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें काफी आबादी है, गीचता डेंसिटी भी ज्यादा है। रात को 9 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो वो सूचना अभी चालू है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक अहमदाबाद में करीब 1600 शादियां तय थीं। इनमें से 600 शादियां कर्फ्यू की वजह से टालनी पड़ गई। इन सभी परिवारों की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। लाखों रुपए बर्बाद हुए सो अलग, आगे जिनकी शादियां हैं उनका क्या होगा कोई बताने वाला नहीं है। एक्चुअली तो मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस जो भी थी वो आज टूट चुकी हैं। एक्चुअली 200 जनों का हमको जितना मिला था हम उसमें भी सेटिस्फाइड ही थे अभी, लेकिन अचानक से सडनली ऐसे प्लान चेंज हो गया, कर्फ्यू का आदेश आ गया, तो उसमें भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस टूट गए, तो हम ज़्यादा अभी धूमधाम से कर नहीं पाएंगे। जो भी था सारे ड्रीम्स थे वो सब रह गए अभी तो, और जो रिचुअल्स हैं जो है वो तो हमको करना ही पड़ेगा। और मुहूर्त निकल गया है तो उसी दिन शादी करनी पड़ेगी। आप बोल रहे हैं कि सिर्फ परमिशन लेने के बाद ही शादी हो सकती है, वो भी पुलिस से। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स की जगह पुलिस से परमिशन लेनी पड़ रही है शादी के लिए। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश के भी 5 जिलों में पाबंदी की नई किश्त लागू हो गई है। 5 शहरों में रात के कर्फ्यू का ऐलान किया है। इंदौर,
भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू लागू है। 5 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी है। नाइट कर्फ्यू कब तक लागू रहेगा, इसकी मियाद अभी तय नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना लोगों को डरा रहा है। दिवाली से पहले जहां रोजाना तकरीबन 700 से 800 नए मामले कोरोना के सामने आ रहे थे, तो वहीं दिवाली के बाद इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, रतलाम और राजस्थान के 8 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने पर ऐसी ही सख्ती शुरू हो गई है। जो लोग सोच रहे थे कि कोरोना धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, नवंबर के महीने ने उनकी आंखें खोल दी है। यह सच है कि सितंबर और अक्टूबर में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई थी, लेकिन लोगों की ढिलाई ने नवंबर में ही हालात फिर से संगीन बना दिए। गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी संक्रमण तेजी से बढ़ा है और ऐसे हालात में पाबंदियां बढ़ाने के अलावा सरकार के पास कोई और तरीका नहीं है। राजस्थान के 8 जिलों में आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। ये जिले हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा। नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, लेकिन बाजार शाम 7 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है और तमाम समारोह में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या 100 कर दी गई है। राजस्थान के जयपुर समेत 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। 8 बजे जो है वो वहां से रात 8 बजे से लेकर और सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शाम 7 बजे दुकान, मॉल सब बंद हो जाएंगे। हर चौराहे पर पुलिस वाले होंगे और दिन में सख्ती बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जो मास्क का फाइन 200 रुपया था उसे बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया गया है। शराब की दुकानें अब 7 बजे बंद हो जाएंगी। जो बार हैं वो 7 बजे बंद हो जाएंगे। यानी एक तरह से जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था और कोरोना पर काबू पाया गया था, उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और नाइट कर्फ्यू के जरिए और दिन में सख्ती के जरिए कोशिश कर रही है कि किसी तरह से कोरोना पर काबू पाया जा सके। वरना कोरोना के मामले में राजस्थान अब महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं कर लूंगा बात, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा डायरेक्ट। एक तरफ कोरोना से जंग में सरकार के माथे पर पसीना आ रहा है, दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी के विधायक कोरोना नियमों के पालन को शान के खिलाफ मान रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस विधायक अमीन काजमी मास्क लगाने को लेकर पुलिस वालों से भिड़ गए। ऐसे नहीं चलने दूंगा, परेशान कर रखा लोगों को यार। देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सरकारें नए कदम उठा रही हैं। महाराष्ट्र में 31 दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे। हरियाणा में नवंबर तक सारे स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू है। गुजरात के 4 महानगरों में नाइट कर्फ्यू लागू है। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने पर जुर्माना बढ़ाकर 2000 हो चुका है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल चुका महाराष्ट्र तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से इतना खौफजदा है कि दिल्ली मुंबई की ट्रेन और विमान सेवा पर रोक लगाने की तैयारी है। इस पर कल फैसला लिया जा सकता है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर देश भर में पाबंदियां लौटने की जरूरत क्यों आन पड़ी? जवाब सीधा सा है कि कोई इलाज या वैक्सीन आने से पहले ही लोगों ने मान लिया कि कोरोना चला गया, लेकिन जो हकीकत थी वो आंकड़ों के जरिए सामने आ गई है। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अच्छे से समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री का यह संदेश ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। दवाई और वैक्सीन तैयार करना वैज्ञानिकों का काम है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वो ये कि दवा और वैक्सीन आने तक खुद को बचा कर रखें, क्योंकि कोरोना किसके साथ क्या करेगा इसका कोई तय पैटर्न अभी तक नहीं दिखा है। 101 साल के बाद ये पैंडेमिक हो रही है। जो प्रधानमंत्री इसी कर रहे हैं कि ये बिगेस्ट चैलेंज इन द वर्ल्ड, इससे इकॉनमी फेल हो गई सारे वर्ल्ड की, लोगों के लोग बीमारी से ग्रस्त हैं और एक
दहशत फैली हुई है। मास्क नहीं पहनने, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने का क्या असर हो सकता है, ये दिल्ली वालों ने बेहतर समझ लिया है। अक्टूबर महीने में प्रदूषण से जूझती दिल्ली पर त्योहारों के मौसम में बरती गई लापरवाही नवंबर में भारी पड़ रही है। जो फेस्टिवल सीजन में जो लोगों ने एकदम से सारी की सारी एहतियात जो है वो बरतनी बंद कर दी। मार्केट्स में आपने देखा होगा बहुत सारे हॉटस्पॉट बन गए कि बहुत सारे दुकानदार और बहुत सारी मार्केट्स जो हैं वो एक कारण बन गई हैं। और उसके ऊपर से सर्दी और प्रदूषण, मुझे लग रहा है ये तीन फैक्टर हैं जिन्होंने एकदम से बहुत तेजी से इसे बढ़ाया है। वैज्ञानिक से लेकर डॉक्टर, एक्सपर्ट और नेता, हर कोई यही कह रहा है कि कोरोना से बचना है तो मास्क को फिलहाल जिंदगी का अहम हिस्सा मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोरोना का यह प्रकोप सिर्फ भारत में है। घटते मामलों के साथ दुनिया भर में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लोगों ने सुस्ती दिखाई। लिहाजा इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन समेत यूरोप के ज्यादातर देश, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी संक्रमण की वापसी देखी जा रही है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।